अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। सॉरी फॉर द डिले। मेरा लैपटॉप एकदम से रीस्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से जो है वो सेशन स्टार्ट करने में मुझे लेट हो गया। खैर, give it a minute. Let me share the screen. ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये बताएं आप लोगों का मिड टर्म कैसा हुआ। हाउ वाज द मिड टर्म? पेपर कैसा था? Either it was difficult or what? It went good. ठीक है, चलो ये कौन है? पेपर इजी था तो अच्छा हो गया, ठीक है, सही है। चलो गुड, अगर पेपर अच्छा हो गया और समझ में आ गया, आपको पेपर की टाइप भी समझ में आ गई, तो फाइनल भी कुछ आपका इसी तरीके से होगा, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे फाइनल में भी, सही है। तो आई होप अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि किसी ने मुझे मैसेज सेंड किया था मैम तूबा का कि लैब्स नहीं होंगी, लेकिन इस संडे को आप लोगों की लैब्स होंगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और संडे को जैसे हम फिजिकल लैब्स करते हैं वैसे ही फिजिकल लैब इस संडे को भी होंगी, और यूनिवर्सिटी आएंगे हम आईएम की लैब के लिए, ठीक है। और बाकी लैब्स का मुझे मतलब ओवरऑल डिसीजन यही है सारी लैब्स के लिए कि लैब्स होंगी, ठीक है। बाकी अगर कोई टीचर खुद से कैंसिल करता है या अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन लेता है तो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये कि थ्योरी क्लासेस का मंडे को जो ईमेल आई थी मेरे पास जो रजिस्ट्रार की तरफ से थी, तो उसमें यही लिखा था कि इस वीक जो है वो ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी और नेक्स्ट वीक का डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस वीक बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह के सिचुएशन सिटी में चल रही है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी। जैसे आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी किस चीज़ की, स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह की, तो उससे मेरा अपना अंदाज़ा तो यही है कि मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, ठीक है। थ्योरी क्लासेस आपके भी स्टार्ट नहीं होंगी फिजिकली। यासिर, आप इतना खुश क्यों हैं कोरोना पे? ठीक है ऑनलाइन में मजे हैं लेकिन है, हाँ अनएक्सपेक्टेड तो होते हैं। मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, खैर, घर बैठ के और ऑनलाइन क्लासेस से। बाकी आप लोगों का पता नहीं भाई। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जी, सेकेंडली ये कि इससे पहले कि मज़ीद लॉकडाउन लग गए और मज़ीद
शॉप्स वॉप्स भी बंद होना शुरू होते हैं, तो प्रोजेक्ट पे काम करना आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस संडे को, लास्ट संडे भी मैंने बोला था, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ग्रुप्स ने जो है वो प्रोजेक्ट का स्टेटस बताया था। इस संडे मुझे लाजमी प्रोजेक्ट पे वर्किंग बताएंगे आप लोग, और मुझे प्रोजेक्ट पे 50% वर्किंग चाहिए चाहिए। तो इस संडे तक आपकी प्रोजेक्ट पे आपकी 50% तक वर्किंग होनी चाहिए लाजमी तौर पे, चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो अब ज़रा जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें, और मुझे संडे को आप अपनी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस दिखाएंगे। लैब मैनुअल भी सबमिट करवाना है आपको, 4 लैब्स के मैनुअल सबमिट भी करवाएंगे आप, ठीक है, कंप्लीट। और बाकी मुझे सिर्फ अभी तक जो है वो आरिफ ने मैनुअल चेक करवाया, बाकी किसी का मैनुअल भी चेक नहीं हुआ है, ठीक है। सबके कोई ना कोई मसाइल थे, प्रिंट आउट के जो भी मसले हैं फाइनली उसको हल कर लो, ठीक है। जिस तरह के भी कोई भी इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व कर लो। तो और संडे को मुझे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस भी बताओ संडे को, और लैब मैनुअल भी सबमिट करवाओ, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि मैंने मिड टर्म से पहले मैं थर्सडे की क्लास जो है वो फ्राइडे को ले रही थी, ठीक है। तो उसमें एक तो सिद्रा का क्लैश आ रहा था, ठीक है, और एक और स्टूडेंट है जिनका क्लैश आ रहा है, उन्हें रेगुलरली इशू हो रहा है, ठीक है। तो खाली सिद्रा का तो हम मैनेज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब एक और स्टूडेंट है तो फिर अब हम वापस से फ्राइडे को सेशन नहीं लेंगे, मैं थर्सडे का सेशन थर्सडे ही को ही लूँगी, ठीक है। क्योंकि फिर 2 बच्चों का क्लैश है, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब कल जो है वो कल से थर्सडे को ही सेशन हुआ करेगा, फ्राइडे को सेशन नहीं हुआ करेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। अच्छा जी, अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स के हवाले से, ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट सेंसर्स, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी वो सारे सेंसर्स थे, ठीक है। हमने अलग अलग तरह के सेंसर्स देखे, और अलग अलग तरह के सेंसर्स की वर्किंग देखी कि वो किस तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, अब जो आपके टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटेशंस पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे जितने भी आपके टॉपिक हैं, एज यू कैन सी इन योर कोर्स आउटलाइन आपके पास मौजूद है, आप देखना कि आगे अब के बाद से जो है वो हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, कि इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनली, ये जो हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ये जो ओहम मीटर हम यूज़ करते हैं, जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ किस तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है, और ये खुद किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इनकी अपनी इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हम इस चीज़ों को अब स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें, दैट इज पीएमएमसी। पीएमएमसी स्टैंड फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, जितने भी, पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखना स्टार्ट करेंगे। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पॉइंटर बेस्ड होते हैं, निडल बेस्ड पॉइंटर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नीचे पिक्चर बनी हुई होगी तो मैं दिखाती हूँ। इसमें कोई साफ सुथरी पिक्चर, लेट मी शो यू। देखो, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास निडल होती है, वो निडल मूव करने से हमारे जो है वो इस एक स्केल पे वो निडल मूव कर रही होती है, और जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यू रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एनालॉग मीटर्स होते हैं और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये बने हुए किस क्राइटेरिया पे होते हैं, मतलब इनकी कंस्ट्रक्शन किस बेस पे हुई हुई होती है, दैट इज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल काम किस तरीके से करता है, ठीक है।
तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब पीएमएमसी यूज किया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली इसके ऊपर ये एक डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बेसिकली जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करता है एक कैलिब्रेटेड स्केल पे। ठीक है, और उस स्केल के मुताबिक हमें पे जहाँ पॉइंटर रुक जाता है हम कहते हैं कि भाई वो वैल्यू उस वक्त मौजूद है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो है वो जो वर्किंग क्राइटेरिया है इसका, जिस क्राइटेरिया पे ये काम कर रहा है, जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पे काम कर रहा है और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेसिकली 3 फोर्सेस जो है वो वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, सबसे पहली फोर्स जो होती है वो होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, सेकेंड फोर्स इज कंट्रोलिंग फोर्स एंड थर्ड फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है। सही है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स किसे कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स उसे कहते हैं कि जब भी आप मैग्नेट मैग्नेट तो फिलहाल नहीं कहेंगे हम, बेसिकली जब भी सर्किट में से इसका जो इंटरनल जो भी सर्किट है, ठीक है, जब भी इसमें से करंट पास होता है, ठीक है, जब भी पीएमएमसी से करंट पास होता है, ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है जब इसमें से करंट पास करता है, तो अल्टीमेटली इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है कि जब भी करंट पास करता है इसके अंदर जो कॉइल है वो मूव करता है। सही है, कॉइल मूव करने की वजह से क्या होता है, कॉइल मूव करने की वजह से इसका, क्योंकि इसका पॉइंटर उस कॉइल से अटैच होता है, तो अल्टीमेटली कॉइल मूव होने की वजह से पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स इस पॉइंटर को मूव करवा रही होती है, ठीक है, फ्रॉम जीरो पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जहाँ भी आपका मतलब जो भी वैल्यू होती है वहां तक। ठीक है, तो उस पॉइंटर के मूवमेंट में जो फोर्स यूज होती है बेसिकली उसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, अब ये बना हुआ किस तरीके से होता है, ठीक है, होता बेसिकली ये है कि अब हम फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो जो है वो परमानेंट, ये जो डार्क से ब्लॉक्स टाइप दिख रहे हैं दो लेफ्ट एंड राइट साइड पे, दैट इज बेसिकली अ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और इसके बीच में जो है ये सेंटर में जो आपको ये कंडक्टर दिख रहा है, दैट इज अ कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, इसके बीच में एक कॉइल होता है। सही है, अच्छा, ये फिजिकली अटैच नहीं होते एक दूसरे से, ये परमानेंट मैग्नेट और ये कॉइल फिजिकली अटैच नहीं होते, बल्कि इसके बीच में एयर गैप होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। ये यहाँ पे आपको समझो 3D इमेज दिखाई हुई है, इसलिए इन्होंने इस तरह दिखाई हुई है। अभी आगे और इमेजेस देखोगे तो अंदाजा होगा। इसके बीच में जो है वो एयर गैप्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी इस कंडक्टर में से करंट, जब हम इसको इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के साथ अटैच करते हैं सॉरी, जब हम इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के साथ अटैच करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम पढ़ते थे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पढ़ते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इस परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास फ्लेमिंग फोर्स एक होती है। ठीक है, जो बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल पे डिपेंडेंट होती है कि हम अगर अपना थंब और अपनी दो फिंगर्स को 90 डिग्री के एंगल पे रखें तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो बेसिकली परपेंडिकुलर होती है। जो थंब होता है हमारा वो फोर्स को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ये जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको एरोज दिख रहे हैं, ठीक है, ये एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये एरोज दिख रहे हैं, ये बेसिकली इस मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेट्स के बीच में से करंट पास हुआ, जब करंट पास हुआ तो उसके नतीजे में आपके पास फोर्स जनरेट हुई। ठीक है, जब ये फोर्स जनरेट हुई
इस फोर्स की वजह से इसने क्या करना शुरू किया, इसने मूव करना, इस कॉइल ने मूव करना शुरू किया इन सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। एज यू कैन सी, देखो एरो की डायरेक्शन देखो, ये कॉइल इस तरीके से सेंटर में इसके मूव करेगा, ठीक है। जब कॉइल इसके सेंटर में मूव करेगा ऐसे करके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमने इस कॉइल के साथ क्या अटैच की हुई है, इस कॉइल के साथ निडल अटैच की हुई है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। अब देखो ये इसकी फ्रंट इमेज दी हुई है कि हमने इस कॉइल के साथ जो है ये निडल अटैच की हुई है। फॉर द टाइम बीइंग आप इस स्प्रिंग को इग्नोर करो, आप इस सिर्फ ये वो करो कि आपके पास ये कॉइल है, ये जो ब्लैक वाला है ये कॉइल है, ठीक है, और इसके साथ हमने निडल इसके अटैच की हुई है, और ये निडल एक स्केल पे मूव कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये कॉइल मूव करेगा तो होगा क्या कि आपके पास ये निडल जो है वो मूव करेगी, और ये डिजायर्ड, जाहिर है जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा इसमें मूवमेंट, उतनी फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उतनी निडल जो है वो मूव करेगी। तो अल्टीमेटली इस कॉइल की वजह से जो है ये क्या हो रहा होता है, ये निडल मूव हो रही होती है, और इस मूवमेंट को, ये जो फोर्स जनरेट होती है जो इस निडल को मूव करवा रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। यही बात देखो इस पूरे पैराग्राफ में, ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें लिखी हुई है, द डिफ्लेक्टिंग फोर्स causes the pointer to move from its zero position when the current flows. In the permanent magnet moving coil instrument, the deflecting force is magnet, ठीक है। When a current flows in a light wave moving coil pivoted between the poles of permanent magnet, ठीक है। ये जो दो परमानेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दो जो परमानेंट मैग्नेट्स थे, उसके बीच में हमारे पास कॉइल था, ठीक है। जब जो है वो करंट पास होता है इसमें से, ठीक है, the current set up the magnetic field in interacts with the field of permanent magnet, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो इंटरेक्ट करती है किसको, परमानेंट मैग्नेट की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको। अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर सिचुएटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या होती है, उस जो फोर्स जनरेट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। Consequently, a force is exerted on a coil then as illustrated. जो coil है उस पर force exert होती है, causing the coil to rotate on its pivot, ठीक है, जिसकी वजह से coil जो है वो क्या करता है, अपने pivot के गिर्द rotate करता है। The pointer is fixed to the coil, pointer coil से attach होता है, so it moves over the scale as the coil rotate. तो जैसे जैसे coil rotate करता है, pointer जो है वो scale के ऊपर move करता है, ठीक है। और इस फोर्स को, जो इस पॉइंटर को मूव करवा रही है, हम इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी, पहली थी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सेकंड वाज द कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। अब कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है, कंट्रोलिंग फोर्स क्या होती है कि आप अगर इस इमेज को दोबारा देखो, ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने नहीं, बेसिकली जो इसके डेवलपर्स हैं, ठीक है, जिसने भी ये डिज़ाइन किया है, डिज़ाइनर, उन्होंने क्या किया हुआ है, इस पॉइंटर के साथ एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। ये एक स्पाइरल स्प्रिंग, ये जो ये दिख रहा है आपको, सही है। तो ये क्या है, स्पाइरल शेप में जो आपको दिख रहा है, दैट इज स्पाइरल स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग क्या करता है, बेसिकली ये स्प्रिंग इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे, व्हेन देयर इज नो करंट, ठीक है, तो ये इसको जीरो पोजीशन पे स्टक रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये यूज होता है, मतलब होता क्या है कि ये जो है वो इसको इनिशियली व्हेन देयर इज नो करंट, ये इसको जीरो पे सेट रखता है, ठीक है, ताकि नेडल जो है वो किसी भी तरीके से मूव ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इस कंट्रोलिंग फोर्स की डायरेक्शन देखो, वो क्या है, टूवर्ड्स द जीरो है, ठीक है। मतलब ये एक स्प्रिंग की वजह से ये एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इस स्प्रिंग की वजह से हमने स्पाइरल स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग की वजह से फोर्स इस पे लग रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द जीरो है। देखो ये डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे, ये एरो की डायरेक्शन देखो, ठीक है, ये टूवर्ड्स द जीरो है, और आपके पास टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। और डिफ्लेक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है।
इसका मतलब कि जब जब ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स क्या कर रही होंगी, ये बेसिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, ताकि आपकी जो निडल है जिस पोजीशन पे आपको रखना है उस पोजीशन पे रहे, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो इसको एक जगह पे स्टक रखने में हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, मतलब मैं एक चीज पे लेफ्ट साइड से भी उतनी फोर्स लगाऊं और राइट साइड पे से भी उतनी फोर्स लगाऊं, तो जो जो भी आपके पास निडल मौजूद है, ठीक है, वो क्या कर रही होगी, वो अल्टीमेटली अपनी जगह पे रहेगी, ना वो लेफ्ट मूव होगी ना राइट मूव होगी। तो अल्टीमेटली जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, इनिशियली ये कंट्रोलिंग फोर्स ज्यादा होती है, तो ये इसको क्या कर रही होती है, ये स्प्रिंग की वजह से कंट्रोलिंग फोर्स होती है, तो ये इसको जीरो पे रखती है। ठीक है, जैसे ही करंट पास होना शुरू होता है, हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जैसे जैसे बढ़ने लगती है, आपके पास कंट्रोलिंग फोर्स कम होने लगती है, अल्टीमेटली आपके पास निडल जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव होने लगती है। ठीक है, तो इस स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से जो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। तो आपके पास और जो हेल्प कर रही है उस निडल को बैलेंस करने पे, और इनिशियली जब आपके पास कोई भी करंट मौजूद नहीं है तो उसको जीरो पोजीशन पे रखने में जो हेल्प कर रही है, दैट इज बेसिकली अ कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, तो दो तरह की फोर्स हमने देखी, एक थी आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स और एक थी आपके पास कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, जब करंट फ्लो कर रहा था, कॉइल मूव कर रहा था, तो आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, और कंट्रोलिंग फोर्स आपके पास इस स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वाज द डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, अब डैम्पिंग फोर्स क्या होती है, डैम्पिंग फोर्स क्या होती है कि भाई जब कॉइल जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब कॉइल मूव कर रहा होता है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज मूव कर रही है, एनालॉग है, ठीक है, आप लोगों ने एलसीएस में जो है वो एलसीएस पढ़ के आए हो, ठीक है, आई एम श्योर एलसीएस तुम लोग कौन से छठे सेमेस्टर में, हाँ एलसीएस पढ़ चुके हो गए। ठीक है, आप लोगों को अंदाजा है इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि भाई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे जब फोर्स अप्लाई होती है वो मूव करती है, ठीक है, तो आपके पास वो सेटल होने में जो है वो थोड़ा टाइम लगाती है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अच्छा एलसीज पढ़ भी रहो तो तुम लोगों ने ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स देखे होंगे। ठीक है, अब तक पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स क्या होते हैं और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर भी मैं बताती हूँ। बेसिकली होता है क्या है कि भाई जब भी आप कोई सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, ठीक है, किसी भी तरह का सिस्टम है, सेटिंग सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स की हम बात करते हैं कि किसी भी तरह का सिस्टम है जब उसमें आप, एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग की एग्जाम्पल ले लो, जब आप उसको मूव करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप उस पर डिस्टरबेंस अप्लाई करोगे तो वो क्या होता है, वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव करने की मतलब वो सेटल होने से पहले, अपने पॉइंट पे सेटल होने से पहले वो पहले क्या करेगा, वो लेफ्ट और राइट बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी है, ये निडल दिखाई भी है, एक चीज मैंने, एक निडल है वो मैंने, स्प्रिंग है, ठीक है, उसको मैंने डिस्टर्ब किया, वो वापस अपनी जगह पे आने में जो है इससे पहले क्या होगी, उसमें ऑसिलेशन होंगी, जैसे हमारे पास स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, झूले को हम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जब हम वैसे वो क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसे डिस्टर्ब करते हैं, जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे पीछे वो मूव करता है, और आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहली बार पहली ऑसिलेशन जो होती है, पहली बार झूला क्या जाता है, ज्यादा दूर जाता है, ठीक है, उसके बाद वो ऑसिलेशन आहिस्ता 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 करके कम हो जाती है, और एक वक्त आता है कि वो अपनी पोजीशन पे, वो फोर्स जो हमने अप्लाई की थी वो खत्म हो जाती है और अपनी पोजीशन पे वो वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब उसमें जो डिस्टरबेंस थी वो खत्म हो गई और वो अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो इनिशियली वो तेजी से मूव करता है और आहिस्ता 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 करके वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो निडल काम करती है। ठीक है, जब उसे डिस्टर्ब किया तो वो क्या हुआ, मतलब जब करंट प्रोड्यूस हुआ, कॉइल मूव किया तो वो डिस्टर्ब हुई और अल्टीमेटली वो
अपनी जगह पे जाने से पहले उसने क्या की, उसमें ऑसिलेशंस आई, सही है, वो आगे पीछे थोड़ी मूव हुई और फिर वो एक सेंटर पॉइंट पे रुक गई, सही है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो ऑसिलेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। ये डैम्पिंग होती है बेसिकली, ये जो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, ये इनिशियली हमारे पास जीरो से जो भी चीज थी, स्प्रिंग था, ये जो भी था, ठीक है। इनिशियली इट वाज एट जीरो पोजीशन, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की उसमें ऑसिलेशन हुई, पहली ऑसिलेशन क्या हुई, बड़ी हुई, पहला साइकिल देखो बड़ा है, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आके, रेस्ट पोजीशन पे आके रुक जाता है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। और आई एम श्योर ये नाम आपने एलसीएस में भी सुना होगा, ठीक है। पढ़ लिए और हाँ बिल्कुल पढ़ लिए, ठीक है। तो डैम्पिंग क्या होती है, जो आपके सिस्टम में जो ऑसिलेशंस आती हैं उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। तो इस निडल में भी जाहिर है ये मूव करेगी, अब एनालॉग अपनी जगह से मूव करेगी, तो अल्टीमेटली इसमें क्या आएंगी, ऑसिलेशंस आएंगी और फिर एक ये रेस्ट पॉइंट पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके पास फोर्सेस होती हैं इसमें। फर्स्ट वॉज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सेकेंड वॉज कंट्रोलिंग फोर्स एंड थर्ड वॉज डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। जो इसमें ये तीनों फोर्सेस मिल के जो है वो आपके पास इसको इसके वर्किंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। बिल्कुल, पीएमएमसी जो है वो प्री कैलिब्रेटेड होते हैं। अभी आप इसमें आगे देखोगे भी कि इसमें एक स्क्रू भी होता है जिसके थ्रू हम इसका ओरिजिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे इसी इमेजेस आएंगी, मैं उसी में दिखाऊंगी, सही। अभी तक हमने इसके तीन अलग अलग पार्ट्स देखे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अब आप इसकी जो अटैचमेंट होती है, सही है, जो ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो बेसिकली जो अटैच्ड होते हैं, सही है, दो टू साइड से, ठीक है। और कॉइल जिस तरीके से अटैच होता है, इसके दो बेसिकली दो तरह के इसके सिस्टम्स मौजूद हैं, सही है, जो डिजाइन हुए हैं। एक है ज्यूल बेयरिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा क्या था, पायलट, ज्यूल बेयरिंग सिस्टम, और पाइवट एंड जूल ब्रेकिंग सस्पेंशन, और टॉर्क बेंड सस्पेंशन, ठीक है। अब ये देखो, ये इसके जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है वो बताई गई है, ठीक है। दो तरह के पीएमएमसी मौजूद होते हैं, एक है पाइवट एंड जूल बेयरिंग सस्पेंशन और दूसरा है टॉर्क बेंड सस्पेंशन। पहले देखते हैं पाइवट एंड जूल बेयरिंग सस्पेंशन में होता क्या है। बेसिकली ये जो बार है इसके साथ ये जो कॉइल है ये पाइवट के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। और इस पाइवट को जो है वो आप एज यू कैन सी हियर, ठीक है, कि ये पॉइंटेड शेप में है और इसके बीच में जो है वो ये एयर गैप्स हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब कॉइल मूव करता है, कॉइल क्या करेगा, जब करंट पास होगा तो मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि बिकॉज दिस इज डायरेक्टली नॉट अटैच, ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है, सही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास ये कॉइल बीच में इस तरीके से मूव करता है और ये दोनों तरह से क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा, ये पायलट मूव करेगा और अल्टीमेटली आपके पास जब परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में, सही है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सही है। जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो है, ये कॉइल जो है वो आपका अल्टीमेटली मूव करेगा इन जब इस पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रही होगी, और इस मूवमेंट की वजह से एज यू कैन सी हियर कि इस कॉइल के साथ ही आपके पास पॉइंटर अटैच है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कॉइल मूव करेगा, ये पाइवट मूव करेगा, सही है, तो कॉइल मूव करेगा और कॉइल मूव करने की वजह से ये पॉइंटर भी आपके पास मूव करेगा, ठीक है। एक ही है ज्वेल एंड बेयरिंग सस्पेंशन जैसी कंस्ट्रक्शन होती है, और दूसरी जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है दैट इज टॉर्क बेंड सस्पेंशन। यहाँ पे टॉर्क बेंड सस्पेंशन में जो है वो आपके पास ये ट्विस्टेड बैंड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ रबर बैंड, ठीक है, ट्विस्टेड बैंड्स लगे हुए होते हैं
अल्टीमेटली क्या होता है, जब ये कॉइल मूव करता है तो जब करंट प्रोड्यूस होता है, ये कॉइल मूव करता है, कॉइल मूव होने की वजह से ये जो है वो बैंड्स, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये इसमें टेंशन बहुत कम होती है, ठीक है? तो ये रबर बैंड ट्विस्ट होते रहते हैं। रबर बैंड्स टाइट मटेरियल होता है, स्पेसिफिकली ये रबर बैंड्स नहीं होते, ठीक है? लेकिन ये इलास्टिक मटेरियल होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, ये मूव होने की वजह से कॉइल की ये ट्विस्ट होते रहते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली कॉइल घूमता रहेगा और जब करंट पास होना बंद हो जाएगा, ये वापस घूम के अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये 2 तरह की सस्पेंशंस आपके पास यूज़ की गई हैं, एक है पाइवट एंड जूल, ठीक है? और दूसरी है आपके पास टॉड बैंड, ठीक है? अच्छा, टॉड बैंड सस्पेंशन एज़ कंपेयर टू द पाइवट एंड जूल सस्पेंशन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है? टॉड बैंड सस्पेंशन आपके पास पाइवट और उससे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है? लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है? टॉड बैंड सस्पेंशन के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसकी एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है, ठीक है? मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेंसिटिव होती है, ठीक है? अच्छा जी, इसमें से पाइवट एंड जूल बेयरिंग सस्पेंशन की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो मौजूद है, वो तकरीबन 25 माइक्रो एम्पियर तक मौजूद है। लेकिन टॉड बैंड में जो हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एफएसडी से, ठीक है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मैक्सिमम ये कितना मूव कर सकता है, ठीक है? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है मतलब एक टर्न में एक बार में कितना मूव कर सकता है, ठीक है? तो आपके पास पाइवट एंड जूल सस्पेंशन में 25 माइक्रो एम्पेयर इसकी एफएसडी है, और इसमें टॉड बैंड में 2 माइक्रो एम्पेयर जो है वो इसका एफएसडी लेवल है, ठीक है? अच्छा, अब ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि भाई हमने आज इसके फोर्सेस देख लिए अलग अलग, इसकी सस्पेंशन देख ली कि किस तरीके से होती है। अब आपके पास इसकी ओवरऑल पिक्चर दिखाई गई है कि ओवरऑल इसका लुक कैसा होता है। तो एज यू कैन सी है, इसकी भी दो मजीद टाइप्स हैं। पहले हम ये वाला देखते हैं, ये बेसिकली हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, ठीक है? मैग्नेट का जो शेप होता है वो हॉर्स शू टाइप होता है, और उसके बीच में आपके पास ये जो ब्लैक कलर के बेसिकली क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल होती है, ठीक है? और देखो यहाँ पे आपके पास डिनोट किया हुआ है कि आपके पास इसके सेंटर में ये क्या है, आपके पास ये बेसिकली आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है हॉर्स शू टाइप, सही है? ये पूरा परमानेंट, जो डार्क ब्लैक है ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है? इसके बीच में आपके पास यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन कॉइल है, ये जो ये सॉफ्ट आयरन कॉइल है। और एज यू कैन सी, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो इसके बीच में क्या है, ये एयर गैप्स मौजूद है, ठीक है? देखो ये रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ये एयर गैप मौजूद है, इसका मतलब ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड नहीं होती, ये इसके साथ एयर गैस मौजूद है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं कि जब ये मूव करेगी कॉइल तो इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वो उससे टच नहीं हो रही, ठीक है? तो इसके जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, ये इजीली इसमें रोटेट कर पाएगी, ठीक है? और ये जो एयर गैप्स है, इसको बहुत कोशिश की जाती है इंतहाई मिनिमाइज करने की, मतलब इन एयर गैप्स को बहुत कम रखने की, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया जा सके, ठीक है? तो बेसिकली है क्या कि आपके पास ये हॉर्स शू स्टाइल का जो ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर की जो है वो सर्कुलर एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है? जो कि अल्टीमेटली मूव करेगी। इस कॉइल के और उसके बीच में एयर गैप्स हैं, सही है? और उसी कॉइल के साथ आपके पास सेंटर में ये एक स्प्रिंग मौजूद है, देखो ये पीछे स्प्रिंग भी दिख रहा हो, इसके साथ हमने अपना पॉइंटर अटैच किया हुआ है, सही है? स्पाइरल स्प्रिंग है और उसके बाद साथ हमारे पास पॉइंटर अटैच किया हुआ है, जिसकी इमेज अभी आपने ऊपर भी देखी थी, ठीक है? अच्छा, और उसके इस स्प्रिंग के बीच में ये देखो एक स्क्रू टाइप लगा हुआ है, ठीक है?
ये होता है बेसिकली ज़ीरो कंट्रोल स्क्रू, जिसे हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? इस स्क्रू को हम जो है वो सेट करके निडल की कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है, सही है? जैसे-जैसे एज़ यू कैन सी, जैसे-जैसे कोर सॉफ्ट आयरन कॉइल जो है वो मूव करेगा, ये कोर मूव करेगी, तो अल्टीमेटली आपके पास, क्योंकि ये निडल इसके साथ अटैच है, अल्टीमेटली आपके पास निडल मूव करेगी, और जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है? बिल्कुल, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गैप्स कम रखते हैं। ज़ाहिर है गैप कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना, एयर गैप्स होंगे, चीज़ एक दूर होगी तो उसकी जो फ़ोर्स है वो कम होगी, ठीक है? और जो अगर वो करीब होगी तो उसकी फ़ोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है? तो इस वज़ह से एयर गैप्स को कम रखने की, मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? अच्छा जी। एक इसका ये हॉर्स शू शू स्टाइल कंस्ट्रक्शन थी, और एक और इसकी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, दैट इज कोर मैग्नेट, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो सेंटर में होता है, ठीक है? जैसे ये लेबल किया हुआ है यहाँ पे देखो, परमानेंट मैग्नेट जो है वो सेंटर में होता है, और सराउंडिंग में आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर मौजूद होती है, ठीक है? तो अल्टीमेटली जैसे ही आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, तो आपके पास ये जो सर्कुलर टाइप सिलेंड्रिकल स्टाइल आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मूव करती है, और ज़ाहिर है जैसे जैसे ये कोर मूव करेगी वैसे वैसे आपके पास ये निडल मूव करेगी, ठीक है? तो इसकी भी दो तरह की कंस्ट्रक्शन है, एक है आपके पास हॉर्सशू टाइप, ठीक है? जो टिपिकली ये वाली कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जो यूज़ की जाती है, ठीक है? और दूसरी जो आपके पास टाइप है, दैट इज कोर मैग्नेट पीएमएमसी, ठीक है? इसमें क्या है कि परमानेंट मैग्नेट अंदर है और कोर आउटसाइड आउटसाइड है, और आपके पास अल्टीमेटली उसके साथ ही निडल अटैच है, जैसे जैसे डायरेक्ट कोर मूव करेगी वैसे वैसे आपके पास निडल मूव करेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब इसकी इक्वेशंस देखते हैं कि भाई, इक्वेशन आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आई कि किस तरीके से बना हुआ होता है और किस तरीके से ये काम कर रहा होता है पीएमएमसी? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्विकली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है? उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रही है कॉइल को मूव करने की वजह से, ठीक है? तो उस फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? फोर्स बराबर होगा बी आई एल के, ठीक है? व्हाट इज बी आई एल? बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई इज द करंट, और एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल इन मीटर्स, ठीक है? ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा कॉइल की लेंथ होगी, ठीक है, जो आपके पास कॉइल है, ये क्या है? सर्कुलर कॉइल है ना। बेसिकली कॉइल कैसे बनता है? एक वायर लेते हैं हम, इंडक्टर की तरह डिजाइन होता है कॉइल, ठीक है? एक वायर होता है, उसको आप टर्न्स देते हो तो आपके पास वो कॉइल बनता है, ठीक है? तो जाहिर है वो फोर्स जो है वो उसकी लेंथ पे, जो आपने कंडक्टर की लेंथ ली हुई है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो आपके पास फोर्स किसके बराबर हो गई? फोर्स बराबर हो गई आपके पास बी आई एल के। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I इज द करंट, जितना करंट पास हो रहा है, ठीक है? और L इज द लेंथ, ठीक है? तो ये फोर्स इन तीनों चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही है, मतलब मैग्नेट के दोनों एंड पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, दोनों एंड पे मैग्नेट्स हैं, ठीक है? तो आपके पास अल्टीमेटली इसकी वजह से ये आपके पास 2 का फैक्टर आ गया, ठीक है? और टोटल फोर्स किस पे डिपेंडेंट होगी? टोटल फोर्स आपके पास जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न। ये इक्वेशन क्या थी? 1 टर्न के लिए थी, 1 कॉइल टर्न के लिए थी, ठीक है? तो जाहिर है, लेकिन आपके पास कॉइल में एक टर्न तो नहीं होता, मल्टीपल टर्न्स होते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो किसके बराबर होगी? इक्वेशन बराबर होगी F इज इक्वल टू 2BIL के, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स
प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जाहिर है देखो, ये जो एयर गैप्स वाली बात थी, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो है वो कॉइल क्या है, वो कॉइल सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है वो क्या है, वो उससे जो है वो फिक्स हॉर्स शू टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो जाहिर है वो जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी दोनों तरफ से, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा ना, ठीक है। मैं दोबारा अपनी जगह पे जाती हूँ, इमेज पे जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इसके बीच में जो है वो कोई ना कोई रेडियस मौजूद है, सही है, जो इसका डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंट होगी। जो वही वाली बात जो कि जितना ज़्यादा इसका रेडियस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नेट दूर होगा उतना ज़्यादा टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ज़्यादा आपके पास ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस। तो आपके पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या आ गई, टी डी दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 2BIL N। BIL N तो आपको पता है, B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I इज द करंट, L इज द लेंथ, N इज द नंबर ऑफ टर्न एंड R इज द रेडियस, ठीक है। और टू किस ये क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी वही चीज है और राइट साइड पे वही चीज है, तो टू इज इंडिकेटिंग दिस, ठीक है। अगर मैं इस 2R को जो है वो D के बराबर ले लूँ, दैट इज डायमीटर, ठीक है। तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, TD इज इक्वल टू BLIND। उसको वैसे याद रखने के लिए प्रोनाउंस करना चाहो तो दिस इज ब्लाइंड, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पास किसके इक्वल है, वो ब्लाइंड के इक्वल है, दैट इज BI। टॉर्क किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वो करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, वो आपके पास लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो आपके पास डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो टी डी इज इक्वल टू BIL N D, ठीक है। अच्छा, तो ये था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से, स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू K, और ये क्या कहते हैं आपके पास फाई, ठीक है। तो आपके पास कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली ये इसकी द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है ये इसके एंगल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये दिस इज द एंगल एंड के इज द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर है, के और दिस एंगल के, ठीक है। और हमने अभी ऊपर देखा था कि ये कंट्रोलिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया आपस में। तो के थीटा, इसको मैं थीटा कह सकती हूँ क्योंकि ये एंगल के लिए एक सही है। तो के थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वो ब्लाइंड के बराबर हो जाएगा। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, सही है, क्योंकि हमने फिगर में ऊपर देखा था और हमने डिस्कस भी किया था कि इन दोनों की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है जब भी आपके पास पॉइंटर या निडल जिस जो भी आपका वो बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली के थीटा बराबर है ब्लाइंड के, और अगर इस पूरी इक्वेशन को देखो तो इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस थीटा एंड करंट के, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमने सी के कांस्टेंट के बराबर ले लिया, ठीक है। बेसिकली किया क्या है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके देखो, बेसिकली हम ये के इधर ले गए इक्वेशन के, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू BLND डिवाइडेड बाय के, सही है। और इस ये सारे फैक्टर्स जो हैं BLND और एन के, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। ज़ाहिर है लेंथ भी कांस्टेंट होगी,
डायमीटर भी कांस्टेंट है, टर्न भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसको सी के बराबर ले लिया, तो आपके पास थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा बराबर हो गया सी इंटू आई के। ठीक है, तो बेसिकली ये सी इक्वेशन थी कि अगर हमें इसके कंट्रोलिंग टॉर्क या हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मालूम करना है, इससे रिलेटेड देखो यहाँ पे एक इक्वेशन न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, बहुत आसान से वैल्यूज दी हुई हैं सारी चीज़ों की, सिर्फ आपने टी डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिस वाज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी, और ये इसकी इक्वेशंस भी आपने देखी कि इसकी इक्वेशंस क्या हैं। ठीक है, और ये इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है, जितने भी आपके पास निडल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंटरनली पीएमएमसी के ही वर्किंग प्रिंसिपल पे डिज़ाइन किए गए होते हैं। ठीक है, उसी की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिज़ाइन किए गए होते हैं। यही पीएमएमसी आपके पास एज अ ओम मीटर, एज अ मल्टीमीटर, और एज अ एम मीटर, एज अ वोल्ट मीटर यूज़ होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एम मीटर और जो है वो ये फॉर डीसी एमीटर्स भी यूज़ होते हैं और फॉर एसी एमीटर्स भी यूज़ होते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एज अ एमीटर, एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी ये निडल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये इंटरनली किस क्राइटेरिया पे डिज़ाइन हुए होते हैं, ये डिज़ाइन हुए होते हैं पीएमएमसी के हिसाब से। इसके पीएमएमसी कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, और इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है यहाँ पे पूछ लो, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया आप लोगों की। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, इसलिए मैं खुद से कराने की जहमत नहीं करी, इसको एक नज़र देख लेना। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, आई होप आप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। 5 मिनट ऊपर ही हो गए क्लास के। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल हमने हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल मिलते हैं, मज़ीद आगे इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये एमीटर और वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ होती है। जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस दोबारा से मार्क कर ले। ठीक है, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।